हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रॉयल स्टडी हब में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी और यूपीपी की क्लासेस, जिसमें हम लोग का चल रहा है भारत का राष्ट्रवाद, जिसमें हम लोग 7 पार्ट देख चुके हैं भारत के राष्ट्रवाद में। आज हम लोग का 8वां पार्ट है और 8वें पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि उसके बाद की घटनाएं क्या हुई थी, अर्थात जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज के पार्ट में हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पूछा गया, रेलवे वगैरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, हर एक एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सब। क्या है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। अब एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ये नहीं पूछेगा कि दांडी यात्रा कब हुआ था। अब क्वेश्चन बना सकता है कि दांडी यात्रा जब गांधी जी ने किया था तो कुल उनके साथ कितने अनुयायी थे या कितने समर्थक थे। तो याद रखिएगा, कुल कितने समर्थक थे, 79 थे। कब उन्होंने शुरुआत की थी, 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। कहां से किया था, तो साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी नामक यात्रा के लिए किया था। किस लिए किया गया था, यह आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक नमक कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग का कोई चीज़ है, जैसे हमारी खेती है, हमारी खेती में अब अंग्रेज ये नियम बना दिए कि नहीं, इसमें खेती आप करोगे लेकिन इसको काटेंगे हम, बेचेंगे हम। तो क्या ये कहीं का न्याय हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसा ही इसमें भी था कि नमक जो था, समुद्र जो भारत के समुद्र थे, यहाँ पर नमक अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता था और उसको ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। तो इसके लिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और इसी को कहा जाता है दांडी यात्रा या फिर नमक कानून आंदोलन भी कहा जाता है। और इसका कब यह किए थे, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। और जिस दिन ये नमक कानून को तोड़ते हैं उसी दिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। जिस दिन ये कानून को तोड़ते हैं उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये शुरुआत कर देते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। यहां से एक पॉइंट नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। एक्चुअली में नेपोलियन देश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एल्बा। इन्होंने सेम ऐसी यात्रा कहां पर की थी, पेरिस में की थी। तो इन्होंने क्या किया था कि सुभाष चंद्र बोस ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। यहां से आप लोग एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बना लीजिएगा। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट करके आप लोग बना लीजिएगा कि जेबी कृपलानी ने ऐसे ही नमक यात्रा कहां पर किया था। तो जेबी कृपलानी ने नमक कानून यात्रा, नमक कानून का उल्लंघन तमिलनाडु में किया था। कहां पर किया था, तमिलनाडु में किया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। जेबी कृपलानी ने नमक कानून का उल्लंघन कहां पर किया था, तमिलनाडु में किया था। आगे देखते हैं। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। एक्चुअली में होता क्या है, एक वहां से गवर्नर बनाकर भेजा जाता है लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन आता है और यहाँ पर गांधी जी से एक समझौता करता है। हम पहले भी आप लोग जो गांधी जी का एक वीडियो बनाए थे उसमें हम बता चुके हैं कि इसी के लिए गांधी जी को बहुत ज़्यादा गाली भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो गांधी इरविन समझौता था, इसमें कुल कितनी मांग की गई थी, इसमें कुल 11 सूत्री मांग की रख गई थी। कितनी मांग रखी गई थी, 11 मांग रखी गई थी गांधी जी के द्वारा, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे हम लोग अंग्रेजों से अपने आप को कैसे हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनको छोड़ा जाए, कैसे नमक कानून वगैरह बनाए जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और जब गांधी इरविन समझौता होता है तो इरविन कहता है कि चलिए हमारे आपकी बातें मंजूर हैं, और वो सारी शर्त को नहीं मानता है। वो कहता है जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है, जिनको फांसी की सजा हुई है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबको
छोड़ दिया जाएगा। तो ये चीजें हम आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। किसके बाद, जब गांधी-इरविन समझौता होता है, तो गांधी-इरविन समझौता के बाद गांधी जी भी मान जाते हैं और जो गांधी-इरविन समझौता होता है वो टाल दिया जाता है, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को ऑफर मिलता है इरविन के द्वारा कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। गांधी जी तैयार हो जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 7 सितंबर 1931 को हुआ। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एकमात्र कौन व्यक्ति थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, वो थे महात्मा गांधी, जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, कब से हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि गोलमेज सम्मेलन होता क्या है। अगर हम लोग बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की, तो एक राउंड टेबल, इसको इंग्लिश में बोला था राउंड टेबल, एक्चुअली एक मेज रहता है जिसके चारों तरफ लोग इकट्ठे रहते थे। ये लंदन में आयोजित किया जाता था, ब्रिटेन में आयोजित किया जाता था। तो इसके लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अरे आप लोग जाते हो ना मैकडोनाल्ड का बर्गर खाने के लिए, तो याद रख लीजिए मैकडोनाल्ड, बस बात खत्म, ठीक है ना, जाके बर्गर खाइए आराम से। ठीक, आगे देखते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो सब लोग मैकडोनाल्ड का बर्गर खा रहे थे, इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री थे, तो मैकडोनाल्ड। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कौन एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो एकमात्र भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ये अछूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अछूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगे देखते हैं। गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। एक्चुअली में क्या हुआ, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, गांधी जी को लगा कि नहीं यह सम्मेलन अब सफल नहीं है मेरे लिए, तो वो क्या करते हैं, वो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। और जब पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं तो फिर 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से कब समाप्त हुआ था, तो 7 अप्रैल 1934 को पूरी तरह से समाप्त हुआ था। पुनः कब लागू हुआ था, तो पुनः लागू हुआ था 3 जनवरी 1932 से। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 23 मार्च 1931 की वह घटना जो कि भारतीय इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में काले अक्षर में लिखा जाता है। तो ये क्या थी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। इन तीनों जो थे, इन तीनों को फांसी पर लटका दिया जाता है। और आप लोग सोचिए कि इनको उस दिन फांसी की सजा नहीं होनी थी, उसके एक दिन बाद सजा होनी थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा कि चूंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा उपद्रव न कर पाए, इन लोगों को फांसी पर एक दिन पहले ही लटका दिया जाता है और इन लोगों की लाश को जलाने का प्रयास किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। आज तक की क्लास यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।